नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। बच्चों अपन जानते हैं कि वायुमंडल जो होता है उसमें नाइट्रोजन जो होती है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन वो मुक्त अवस्था में होती है। इतनी अधिक नाइट्रोजन होने के बाद भी पेड़ पौधों को नाइट्रोजन सीधे उपलब्ध नहीं हो पाती, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, इसका स्थिरीकरण करना बहुत जरूरी होता है, फिक्सेशन करना बहुत जरूरी होता है। यानी वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को किसी न किसी यौगिक में बदलकर फिर उसे मृदा या पेड़ पौधों को उपलब्ध कराया जाता है। तो हम जानते हैं बच्चों कि वायुमंडल जो होता है, उस वायुमंडल में नाइट्रोजन का आयतन के अनुसार अगर अपन मात्रा देखें तो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, और भार के अनुसार अगर अपन देखें तो 75% नाइट्रोजन पाई जाती है। इतनी अधिक नाइट्रोजन होने के बाद भी, वायुमंडल में इतनी अधिक नाइट्रोजन होने के बाद भी पेड़ पौधों को यानी पौधों या मृदा को ये नाइट्रोजन सीधे ही उपलब्ध नहीं हो पाती। डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन का यूज पेड़ पौधे और मृदा नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या किया जाता है, कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु यानी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु इस नाइट्रोजन को किसी न किसी यौगिक में बदलकर उन्हें पेड़ पौधों को उपलब्ध करा देते हैं। तो ये जो जीवाणु होते हैं, इनकी सहायता से वायुमंडल की नाइट्रोजन जो होती है वो मृदा या पेड़ पौधों को उपलब्ध हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को पेड़ पौधों या मृदा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। देखो कैसे होता है ये कार्य कैसे होता है। हम देखते हैं कि कुछ फलीदार पौधे जो होते हैं या दलहनी पौधे, दलहनी यानी जो दाल वाले जो पौधे होते हैं, जितने भी फलीदार या दलहनी जो पौधे होते हैं, जैसे सनई, जूट, बरसीन, मूंग, चना, अरहर आदि जितनी भी दालें होती हैं, ये सारे के सारे जो पौधे होते हैं, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों में गांठें यानी ग्रंथियां पाई जाती हैं। जड़ों में इनकी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों में ये जीवाणु, विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करके और मृदा को उपलब्ध करा देते हैं। तो होता क्या है, ये फलीदार जो पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां होती हैं, इनमें इन ग्रंथियों में ही क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, इन ग्रंथियों में जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, इन पेड़ पौधों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट किसी न किसी रूप में लेते हैं। यानी ये पेड़ पौधों से क्या प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो ये पेड़ पौधों से क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। बदले में ये क्या करते हैं, ये पेड़ पौधों को जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन इन्होंने स्थिर की थी किसी न किसी यौगिक के रूप में, उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट या अमोनियम या अन्य यौगिक के रूप में पेड़ पौधों को और मृदा को उपलब्ध करा देते हैं। यानी अदला बदली, दोनों को लाभ हो जाता है। यहाँ बैक्टीरिया जो है उसको भी फायदा हो रहा है, यानी उसको पेड़ पौधों से क्या मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है ताकि ऊर्जा प्राप्त हो सके। बदले में ये क्या कर रहा है, बैक्टीरिया जितने भी हैं, जीवाणु जो भी हैं, ये सब नाइट्रोजन पेड़ पौधों को बदले में उपलब्ध करा देते हैं। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है, जिसमें दोनों को लाभ होता है, यानी दोनों ही प्रजातियों को जब लाभ होता है, दोनों को लाभ, तो
इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? सहजीवन कह देते हैं। इसे सहजीवन कहा जाता है। सिम्बायोसिस इसको कहा जाता है, सहजीवन कहा जाता है। और इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणु को सहजीवी जीवाणु कह देते हैं। ये सहजीवी होते हैं जो इन फलीदार पौधों की कांटदार मूल में, ग्रंथियों में पाए जाते हैं और ये इनमें रह करके वायुमंडल की नाइट्रोजन इनको उपलब्ध कराते रहते हैं और बदले में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के रूप में स्वयं लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन जो है वो स्थिर हो जाती है। अब ये सहजीवी जीवाणु कौन से होते हैं? ये राइजोबियम प्रकार के जीवाणु होते हैं, राइजोबियम, जिसकी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। वो प्रजातियां अलग अलग पौधों के वर्ग में अलग अलग होती हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार बच्चों अपन कह सकते हैं कि कुछ फलीदार पौधे, जैसे कि उदाहरण ये हैं सनई, जूट, बरसीम, मूंग, चना, अरहर और भी दलहनी जितने पौधे होते हैं, उनकी जो गांठदार जो मूल हैं, जड़ें जो हैं, उनमें एक विशेष प्रकार के जीवाणु राइजोबियम पाए जाते हैं। ये राइजोबियम जीवाणु इन ग्रंथियों में रह करके वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करके मृदा या पौधे को उपलब्ध कराते हैं और बदले में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते रहते हैं। इस प्रकार ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसका एक नाम हो गया जीवाणुओं के आधार पर, पहला जो हो गया इसका नाम यहाँ निकल के आया सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसको हम कह देते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पहले प्रकार का, क्योंकि हम इसको दो भागों में बांटते हैं जीवाणुओं के प्रकार के आधार पर। यानी ऐसे जीवाणु जिनसे दोनों को लाभ होता है, पेड़ पौधों को भी और जीवाणु को भी, उसको हम कहते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और जो दूसरे प्रकार का इसमें होता है वो होता है असहजीवी जीवाणु स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इस प्रकार से हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण को दो भागों में बांट देते हैं बच्चों, पहला सहजीवी और दूसरा असहजीवी। सहजीवी का अपन ने अभी इसमें पढ़ लिया। अब अपन देखेंगे इन ग्रंथियों का निर्माण कैसे होता है। तो आइए अपन देखते हैं ग्रंथियों का निर्माण। अब अपन देखते हैं बच्चों की ग्रंथि का निर्माण किस प्रकार होता है इन पौधों में। तो अपन देखते हैं ग्रंथि का निर्माण, यानी जो फलीदार पौधे हैं जो अपन ने पढ़े थे अभी सारे के सारे, इन फलीदार पौधों की जो जड़ें होती हैं, इनकी जो अपन जड़ों की बात करें, ये जड़ें जो होती हैं, इन जड़ों में किस प्रकार से ग्रंथि यानी गांठ का निर्माण होगा ये अपन देखते हैं। तो जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु क्या करते हैं? जीवाणु जैसे कि अपन मान लेते हैं राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। राइजोबियम, इस प्रजाति के राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं? इस पौधे की जो जड़ है, ये जो जड़ होती है, इस जड़ में एक संक्रमण नलिका का निर्माण करते हैं, एक ट्यूब का निर्माण करते हैं। ये इसको अपन कहते हैं संक्रमण नलिका। यानी ये जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में जाकर के उनके मूल रोम तक प्रवेश कर जाते हैं, मूल रोम जो होते हैं, और मूल रोम में प्रवेश करके ये क्या करते हैं? एक संक्रमण नलिका का निर्माण करते हैं। मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, ये जीवाणु एक संक्रमण नलिका का निर्माण करता है। ये संक्रमण ट्यूब जो है, ये इनकी जड़ों में मूल रोम तक, जो इसके मूल रोम निकले रहते हैं, साइड में जितने भी मूल रोम्स निकले रहते हैं इन जड़ों में, इस तरह से मान लीजिए ये जड़ है, इस जड़ में मूल रोम होते हैं, ये मूल रोम है इसमें। तो ये नलिका जो है, संक्रमण नलिका मूल रोम तक प्रवेश कर जाती है
इस तरह से ये मूल रूम में प्रवेश कर गई। ये मूल रूम में प्रवेश करके कॉर्टेक्स वाला भाग जो होता है मूल का कॉर्टेक्स में प्रवेश कर जाती है बच्चों। कॉर्टेक्स में जाकर के ये क्या करती है कि इसके जो विभाजन है, कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करती है, उसको मोटिवेट करती है, जिससे कॉर्टेक्स कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, विभाजित होने लग जाती हैं, उनमें विभाजन बढ़ जाता है। कोशिकाएं विभाजित होकर के एक गांठ का यानी ग्रंथि का निर्माण करने लगती हैं और इनमें क्या होता है, विभाजन होने से उस पर गांठ बन जाती है। इस तरह से गांठ का निर्माण हो जाता है मूल रोम पर और हमें गांठें दिखाई देने लग जाती हैं, ग्रंथियां बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं। गांठ बनने के बाद में ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये बैक्टीरिया इन गांठ के माध्यम से, ग्रंथियों के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों से प्राप्त करने लग जाते हैं और जब इनका ये कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो फिर ये बदले में जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम जीवाणु जो हैं, ये बदले में फिर पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने लग जाते हैं और इनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने लग जाते हैं। इस प्रकार से इसमें ये देखो ग्रंथियों का निर्माण हो गया, ये ग्रंथियां बन जाती हैं या गांठ के समान दिखाई देती हैं। इस प्रकार से ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं कि राइजोबियम जीवाणु जो होती है, इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं और वो प्रजातियां जो होती हैं वो विशेष प्रकार के फलीदार पौधों पर जाकर के और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। तो आइए देखते हैं अपन कौन कौन सी इसकी प्रजातियां हैं और किन किन स्पीशीज में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। बच्चों, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया की प्रजातियों के अनुसार किन किन पौधों पर ये अपना गांठ बना करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, कौन कौन सी पेड़ पौधों पर ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, उस आधार पर हम इनको कई सारे वर्गों में बांटते हैं। तो अपन देखते हैं कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ बैक्टीरिया के यहाँ पर उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे पहला जो है, पहले वर्ग में जाति का नाम अपन ने लिखा है राइजोबियम मेलिलोटी जो बैक्टीरिया है। ये मेलिलोटी बैक्टीरिया रिचका वर्ग के पौधों पर, जितने भी रिचका वर्ग के जो पौधे हैं उन पर, उनकी ग्रंथियों में, उनकी जड़ों में जाकर के ग्रंथियां बना करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो इनमें कौन कौन से पौधे हैं, एक तो रिचका, स्वीट क्लोवर, ये दो जो पौधे हैं, इन पौधों की जड़ों में जाकर के ग्रंथि बना करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य ये करते हैं। फिर राइजोबियम की जो दूसरी प्रजाति है ट्राइफोली, राइजोबियम ट्राइफोली जो है, ये तृतीया वर्ग के जो पौधे हैं, तृतीया वर्ग के पौधों में जाकर के परपोषी के रूप में जाकर के और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। इसका उदाहरण है क्लोवर, क्लोवर के पौधों में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तीसरी जो इसकी प्रजाति वो है लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम जो जाति है, ये जाति मटर वर्ग के पौधों में उनकी जड़ों में जाकर ग्रंथियां बना करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, इसमें है उद्यान मटर, खेत मटर, स्वीट पी और मसूर की दाल। मसूर के जो पौधे होते हैं उनकी ग्रंथियों में जाकर के ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। इसी प्रकार से राइजोबियम फेजियोली जो प्रजाति है, फेजियोली प्रजाति, ये फेजियोलस वर्ग में जाकर के इसके पौधे जो हैं जैसे गार्डन बीन, मोट आदि में जाकर के ये क्या करती है, वहां पर ग्रंथियां बना करके और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। इसी प्रकार से राइजोबियम जैपिनिकम, ये एक प्रजाति है इसकी, ये सोयाबीन वर्ग के, जितने भी सोयाबीन वर्ग के पौधे हैं उनकी जड़ों में जाकर के नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। इसका उदाहरण है सोयाबीन। फिर देखते हैं राइजोबियम लुपीन, लुपीन जो प्रजाति होती है राइजोबियम की, ये लुपीन वर्ग में जाकर के, लुपीन वर्ग के जितने भी पौधे हैं, जो वार्षिक और बहुवार्षिक लुपीन वर्ग के जो पौधे होते हैं उनकी ग्रंथियों में जाकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य संपन्न करती है। और अपना आखिरी जो है वो है राइजोबियम की
अनामित जातियां यानी कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनके अभी तक नामों को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, उन प्रजातियों को कोई नाम नहीं दिया गया अभी तक। तो वो जो है वो लोबिया वर्ग के जितने भी पौधे होते हैं, लोबिया वर्ग के जितने भी पौधे जैसे लोबिया, लीमा बीन और मूंगफली आदि, मूंगफली उसकी जड़ों में जाकर के और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से ये जितने भी सहजीवी जीवाणुओं की प्रजातियां हैं, ये विशेष प्रकार के वर्ग के जो पौधे हैं उन्हीं में जाकर के परपोषी के रूप में रह करके सहजीवन करते हुए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कार्य को संपन्न करते हैं। अब अपन देखते हैं बच्चों, असहजीवी नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है, कौन से जीवाणु जो होते हैं वो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कार्य को संपन्न करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं बच्चों, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है। तो अपन देखते हैं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी इस प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, जो असहजीवी जीवाणु होते हैं ये जीवाणु मुक्त रहते हुए यानी बिना किसी पौधे की सहायता से वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों में स्थापित कर देते हैं, यौगिकीकरण कर देते हैं और इस प्रकार से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। ये असहजीवी जीवाणु जो होते हैं ये मुख्य रूप से जो अनाज की फसलें होती हैं, अनाज फसलें कौन कौन सी होती हैं ऐसी फसलें, जैसे कि गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि, यानी ये सारी की सारी जो फसलें हैं, अनाज की फसलें हैं, इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो असहजीवी जीवाणु के द्वारा होता है। ये क्या करते हैं, बिना इनकी सहायता से ही नाइट्रोजन को लेकर के वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको ग्रहण करके और मृदा में या पौधों को उपलब्ध करा देते हैं। इस प्रकार के जो असहजीवी जीवाणु होते हैं ये भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं वातजीवी और एक होते हैं अवातजीवी जीवाणु। क्या अंतर होता है इन दोनों में, वातजीवी जीवाणु वे होते हैं जो वायु की उपस्थिति में कार्य करते हैं, अवातजीवी जीवाणु वो होते हैं जिनको वायु की आवश्यकता नहीं होती, वायु की अनुपस्थिति में ही ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो अपन देखते हैं पहले वातजीवी जीवाणु जो होते हैं इसमें मुख्य जो प्रजाति है वो है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो जीवाणु होता है ये एजोटोबैक्टर ही क्या करता है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये क्या करता है कि वायुमंडल में की जो नाइट्रोजन है, इस वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये जीवाणु लेकर के और अपना आप को क्या करते हैं, ये पोषित करते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं, अपने आप को बलिष्ठ करते हैं, उनको खा करके अपने आप को बड़ा बना देते हैं। और फिर क्या करते हैं, जब ये जीवाणु अपने अंदर नाइट्रोजन को ले लेते हैं और जब ये नष्ट होते हैं तो मृदा में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाती है, उस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे काम में ले लेते हैं। इस प्रकार से ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्वयं लेकर के अपने शरीर की वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं और शरीर में नाइट्रोजन को एकत्रित कर लेते हैं। जब ये जीवाणु नष्ट होते हैं, एजोटोबैक्टर जब नष्ट होता है तो उस मृदा में जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ पर ये क्या करते हैं, उन नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और पेड़ पौधे उस नाइट्रोजन को काम में ले लेते हैं। एजोटोबैक्टर की कुछ प्रजातियां होती हैं, उन प्रजातियों को अपन देखते हैं। इसकी कुल 5 प्रकार की प्रजातियां होती हैं और इसमें जो कंडीशन की अगर अपन बात करें, पहले अपन इसकी 5 प्रजातियों को देखते हैं कौन कौन सी इसकी 5 प्रजाति होती है। तो पहली है एजोटोबैक्टर, फर्स्ट जो इसकी प्रजाति है वो है इसकी एजोटोबैक्टर क्रोकोकस, एजोटोबैक्टर क्रोकोकस। दूसरी है एजोटोबैक्टर और ये पाई जाती है विंचेरिकी,
एक प्रजाति है बीजीय रिंग की, ये भी क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तीसरी इसकी जो प्रजाति है वो है एज़ोटोबैक्टर विलेंडी। चौथी प्रजाति अगर अपन इसकी देखते हैं वो है एजल्स, एज़ोटोबैक्टर एजल्स। और पांचवी जो इसकी प्रजाति होती है वो होती है एज़ोटोबैक्टर इंडिकम। इस प्रकार से बच्चों एज़ोटोबैक्टर की जो 5 प्रजातियां हैं ये असहजीवी रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। वायुमंडल से नाइट्रोजन लेती है, सारे के सारे ये अपने पौष्टिक रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं, अपना पोषण करते हैं, और जब नष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, वायु उसको मृदा को या पेड़ पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाती है। इन जीवाणुओं को सक्रिय रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए मृदा में फॉस्फेट, नमी, वायु, चूना, ये जो 4-5 चीजें हैं ये होना बहुत जरूरी होता है। इससे इनकी क्रियाशीलता बनी रहती है। ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं जरूरी होती है? एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट, उसके अलावा चूना, नमी और वायु। ये 5 चीजें जो होती हैं ये मृदा को उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक होता है। मृदा में जब ये चीजें पाई जाती हैं तो ये जीवाणु क्रियाशील रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते रहते हैं। अब अपन देखते हैं दूसरे प्रकार का जो होते हैं वो होते हैं अबातजीवी जीवाणु। ये जीवाणु कौन से होते हैं? इसमें आते हैं क्लोस्ट्रीडियम प्रजाति के, क्लोस्ट्रीडियम। ये जीवाणु जो होते हैं ये क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन को यौगिक में बदल करके पेड़ पौधों को उपलब्ध करा देते हैं और नाइट्रोजन जो होती है वो पेड़ पौधों को मिल जाती है। तो क्लोस्ट्रीडियम की जो प्रजाति है वो होती है मुख्य रूप से पास्चुरियनम। इसकी एक प्रजाति है क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम। इस प्रजाति के जीवाणु जो होते हैं वो अबातजीवी रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उन्हें पेड़ पौधों और मृदा को नाइट्रोजन उपलब्ध करा देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से अपन ने नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसको पढ़ा है कि किस प्रकार से वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन होती है वो सीधे ही पेड़ पौधों को या मृदा को उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो उस वायुमंडल की जो फ्री नाइट्रोजन है, मुक्त नाइट्रोजन जो होती है उसको पेड़ पौधों को उपलब्ध कराने के लिए सहजीवी जीवाणु, असहजीवी जीवाणु प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अपने अपने तरीके से उस नाइट्रोजन को यौगिक में बदल करके और पेड़ पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो चैप्टर है यह अपना पूरा होता है। धन्यवाद।